कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर ये नहीं तो जीवन जीना दुश्वार हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है रोजाना आपको स्वास्थ्य के बारे में बताने का, ताकि आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल पर मैं हूं पंकज कुमार। आपका स्वागत है हेल्थ शो में, जिसमें हम आज वायरल फीवर पर चर्चा करेंगे और उससे बचाव के बारे में जानेंगे नामचीन चिकित्सक डॉक्टर डी.के. गुप्ता से, जो फेलिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नमस्कार डॉक्टर डी.के. गुप्ता। नमस्कार पंकज जी। जी, मेरा पहला सवाल डॉक्टर डी.के. गुप्ता आपसे ये होगा कि ये वायरल फीवर मिस्टीरियस फीवर बनता जा रहा है, बहुत जगह पे मौतें हो रही है। अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पर भी तकरीबन, अगर सिर्फ फिरोजाबाद की बात करें तो 60 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और करीब 300 लोग एडमिट हैं। तो इस तरह के वायरल फीवर यूपी, एमपी, महाराष्ट्र हर जगह देखा जा रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, हम सबको पता है जो ये बारिश का मौसम होता है उसमें मच्छर ग्रो करते हैं और बहुत सारे वायरल फीवर इस मौसम में फैलते हैं। खास करके चिकनगुनिया हुआ, डेंगू फीवर हुआ। इसके अलावा डेंगू के भी कई सारे सीरोटाइप्स होते हैं, 4 सीरोटाइप हैं। उसमें भी डेंगू में भी नॉर्मल फीवर हो सकता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर हो सकता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा और जो बैक्टीरियल फीवर उसमें स्क्रब टाइफस है, टाइफाइड है, लेप्टोस्पायरोसिस है, ये सब बारिश में फैलते हैं और बहुत कॉमन है। क्योंकि हम सबको पता है वायरस जो है अपना रूप बदलते रहते हैं, उनमें बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं और उनके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग हमारे पास नहीं है। तो अगर कोई दवाई आपके पास बहुत अच्छी नहीं है तो प्रिवेंशन ही एक बहुत बड़ा उपचार का माध्यम बनता है या रोकने का माध्यम बनता है। और दूसरा सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है, खास करके यूपी में, इस तरफ के एरिया में। तो यहाँ पे वायरल फीवर काफी पनपे हैं। और अगर हम फिरोजाबाद की बात करते हैं तो वहां पे भी डेंगू फीवर बहुत कॉमन रहा है। कुछ केस स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस के मिले हैं। इसके अलावा मलेरिया और टाइफाइड भी फैला हुआ है। हम जहाँ पे बैठे हुए नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में, यहाँ पे भी वायरल फीवर फैला हुआ है। लेकिन ज्यादातर पेशेंट, 90% पेशेंट नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाते हैं। उनमें माइल्ड फीवर होता है, मॉडरेट फीवर होता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं, 10%, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर जी गुप्ता, पंकज जी। अभी आईसीएमआर ने ये कहा है कि जो D2 स्ट्रेन है वायरस का, डेंगू फीवर का, वो काफ़ी घातक है, उसका वायरुलेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर हम फिरोजाबाद की बात करें, मथुरा की बात करें या यूपी के कुछ और शहरों की बात करें, तो यही D2 स्ट्रेन की वजह से वायरुलेंस ज़्यादा है। आईसीएमआर ने आगाह किया है। क्या आपको लगता है कि यही स्ट्रेन भारत के अन्य राज्यों में भी फैल रहा है, जिस वजह से, अगर इंदौर की बात करें, चाहे हरियाणा के एक पलवल जिले में एक गांव में कुछ बच्चों की मौत हुई है, या महाराष्ट्र की बात करें, वहां भी 300 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हैं? देखिए पंकज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो फिरोजाबाद में जो आइसोलेट किया हमने, वो D2 स्ट्रेन ही है। और डेंगू फीवर के 4 स्ट्रेन होते हैं। चारों में D2 स्ट्रेन काफी वायरुलेंट, काफी संक्रामक है, या काफी ये तीव्र गति से फैलता है और बच्चों में कॉम्प्लिकेशन और डेथ करता है। तो इसके अतिरिक्त जो दूसरे राज्यों में वायरल फीवर मिल रहा है, जरूरी नहीं उस पर D2 हो, D2 भी हो सकता है। तो वहां पे हमें जांच करने की और वायरस को आइसोलेट करने की जरूरत है, स्ट्रेन को कंफर्म करने की जरूरत है। लेकिन डेफिनेटली कोई भी वायरल फीवर हो, चाहे डेंगू को कोई सा भी स्ट्रेन हो, नॉर्मली मैंने बताया 90% बच्चे या बुजुर्ग जो हैं नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। 10% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। उसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। एक होता है कि उसमें चकत्ते पड़ जाना है, वॉमिटिंग होना है, पेट दर्द होना है, लूज मोशन होना है। और कुछ लोगों में डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, मतलब उनका ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाते हैं, किडनी काम करना कम कर देती है, लिवर फंक्शन काम कम हो। उसका रीजन है कि जब हम लोग डिले करते हैं डायग्नोसिस में, हम लोग क्या करते हैं, 3-4 दिन तो घर पे बैठे रहते हैं। जब वायरल फीवर होता है, खुद ही पैरासिटामोल खा लेते हैं, खुद ही ब्रूफेन खा लेते हैं। जबकि वायरल फीवर में जितने भी एनएसएड्स हैं, ब्रूफेन वगैरह, कॉम्बिफ्लेम दवाइयां, फ्लेक्सॉन, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। इनको खाने से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है और प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। जब 3-4 दिन आप खराब कर देते हैं, डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होती है कि आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, या डेंगू है, या स्क्रब टाइफस है, इन सब की दवाइयां अलग हैं। टाइफाइड की दवाइयां एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। स्क्रब टाइफस में हमें डॉक्सीसाइक्लिन, वो भी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। अगर हम डेंगू की बात करें तो उसमें सिम्प्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। मलेरिया में हमें एंटी मलेरियल ड्रग देते हैं। तो इतनी सारी 4-5 ऑप्शन हैं जिनमें दवाइयां अलग अलग होती हैं। होता क्या है, हम लोग झोला छाप डॉक्टरों को दिखाते हैं या खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। और सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, एंटीबायोटिक लेना। एजिथ्रोमाइसिन खा ली हमने, ऑगमेंटिन खा ली, तो कहीं ना कहीं डायग्नोसिस डिले हो जाती है। और जो दवाइयां खाते हैं वो अचूक नहीं होती, सही जगह पे सही निशाना नहीं लगा रहे होते हैं हम लोग। उसकी वजह से दवाइयों के भी साइड इफेक्ट होते हैं और
और प्लस बीमारी बढ़ती जाती है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं तब हम अस्पताल में पहुंचते हैं, तब हमारा प्लेटलेट डाउन हो चुकी होती है, हमारे टीएलसी काउंट डाउन हो जाती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जा रही होती है, हमें बॉडी के अन्य ऑर्गन्स में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन जिसको बोलते हैं, तब चांसेस डेथ के बढ़ जाते हैं या कॉम्प्लिकेशन के बढ़ जाते हैं। तो मैं विनम्र निवेदन पंकज जी आपके माध्यम से यही करूंगा सबसे, कि कृपया करके अगर आपको बुखार है तो अगले 2-3 दिन वेट ना करें, तुरंत जाएं नियर बाई जो भी हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, क्लिनिक हो, वहां जांच जरूर कराएं। जैसे ही जांच हो जाएगी, हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये डेंगू है, मलेरिया है, स्क्रब टाइफस है, या टाइफाइड है, या कोई अन्य वायरल या बैक्टीरियल फीवर है। जैसे ही कंफर्म होगा, हम उसकी उपयुक्त सटीक दवाई देंगे और कॉम्प्लिकेशन और डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें इस बारे में जनता को जागरूक करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह से कोरोना में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, उसी तरह से डेंगू में भी करते हैं। पर बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, कैसे पहचाना जाए। एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि नॉर्मल फीवर है या कोरोना है, क्योंकि पहले से ही इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि तीसरी लहर जो आएगी उसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो बहुत बड़ी चुनौती किसी पेरेंट्स के लिए ये होती है कि वो डिफरेंशिएट कैसे करें कि बच्चा डेंगू फीवर से संक्रमित है या कोरोना से संक्रमित है। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें 2 बातें हैं, दोनों जो वायरल फीवर हैं, दोनों में एक जैसी इलनेस होती है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट फेब्राइल इलनेस। इसमें हाई ग्रेड फीवर होना, बॉडी एक होना, सर दर्द होना, गले में दर्द होना, पेट दर्द होना, कभी-कभी लूज मोशन, वॉमिटिंग भी हो सकते हैं। और जो डेंगू में खास करके बात करें तो डेंगू नॉर्मली हमारे चेस्ट को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, मतलब लंग्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, तो आपको सांस में तकलीफ होना बाद में, या आपको नेज़ल से सूंघना नहीं या मुँह का टेस्ट चला जाना, तो ऐसे सिम्पटम्स हो सकते हैं। लेकिन दोनों बहुत ओवरलैपिंग सिम्पटम्स हैं। इसलिए अगर आपको फीवर आ रहा है तो 48 आवर्स के अंदर अपनी जांच जरूर कराएं कि कोरोना है या कोई वायरल फीवर है, और वायरल फीवर भी है तो कौन सा है, मलेरिया है या आपका डेंगू है, या इसके अलावा कोई दूसरा बैक्टीरियल फीवर तो नहीं है जिसमें टाइफाइड है, या कोई यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, निमोनिया तो नहीं है। तो जब तक आप जांच नहीं कराएंगे तब तक बताना है बड़ा मुश्किल है। इवन डॉक्टरों को भी चेक करने के बाद ही पता लगता है। जब हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, स्टेथोस्कोप को छाती पे रख के देखते हैं कि चेस्ट में कैसी फाइंडिंग्स हैं, गले में कोई दिक्कत तो नहीं, टॉन्सिलिंग कराते हैं और लैब टेस्ट नहीं कराते हैं, तब तक डायग्नोसिस जो रहती है उसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं। मतलब वो कंफर्म डायग्नोसिस नहीं होती, उसको प्रोविजनल डायग्नोसिस बोलते हैं। जब आप कंफर्म डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वो क्लिनिकल, आप जब हम साइन और सिम्टम्स को चेक करते हैं, उसके वाइटल्स चेक करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसका कुछ टेस्ट कराते हैं, उसके बाद हम कंफर्म डायग्नोसिस, और तभी सही इलाज हो सकता है। तो इस समय जरूरत ये है कि अगर आपके बच्चे को बुखार है, हम सबको पता है बुखार खतरनाक है इस समय जो फैला है, वो जानलेवा बुखार फैला हुआ बहुत जगह, तो कृपया करके देर ना करें, ये तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और हम जो पेरेंट्स हैं उनको एक चीज और पता होनी चाहिए कि डेंजर साइन कौन से हैं। डेंजर साइन क्या होते हैं कि बच्चा आपका सुस्त हो गया है, बच्चा आपका दूध नहीं पी रहा, खाना नहीं कर रहा है, बच्चा लेथार्जिक हो गया है, बच्चा बहुत इरिटेबल है, या बच्चे में लूज मोशन वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या मुंह से इंटेक बहुत कम हो गया है, या बच्चा जब बुखार नहीं है तो भी सुस्त हो रहा है, नॉर्मली बच्चा को जब बुखार होता है तब सुस्त हो जाता है, या सीवियर हेडेक हो रहा है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, या पसली तेज चल रही है, या शरीर में कहीं चकत्ते पड़ गए, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि सीवियर प्रॉब्लम है। तो आपको तुरंत नियर बाई हॉस्पिटल में जाना चाहिए। हो सकता है उस बच्चे को भर्ती करने की आवश्यकता हो। डॉक्टर गुप्ता, आपने ये बात की, लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कोरोना का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वैक्सीन पे ट्रायल चल रहा है, बच्चों के लिए भी वैक्सीन पे ट्रायल चल रहा है। क्या ये डेंगू बुखार है उसके लिए कोई वैक्सीन आने की बात है क्या? क्योंकि अमेरिका की बात करें तो 9 से 16 साल के बच्चों के लिए उनके पास वैक्सीन है। हमारे देश में क्या कुछ ऐसा सोचा जा रहा है? नहीं, डेंगू की वैक्सीन बहुत दिनों से डेवलपमेंट चल रहा था, बहुत प्रयास किए जा रहे थे, बड़ी डिफिकल्टी से एक स्ट्रेन के अगेंस्ट हम लोग ने वैक्सीन बनाई है, डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड वैक्सीन है, पर बहुत सारे देशों में वो अभी भी अप्रूव्ड नहीं है। तो अभी भी वो कई सारे 4 स्ट्रेन हैं, चारों स्ट्रेन की अलग वैक्सीन होगी, कौन सा स्ट्रेन आएगा, तो अभी वैक्सीनेशन पॉसिबल नहीं है। अभी हमें सिर्फ प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए। प्रिवेंशन क्या है कि घर में पानी इकट्ठा ना होने दें। हम सबको पता है कि बच्चे जो मच्छर जो हैं, दिन में जो एडीज मच्छर है वो दिन में घूमता है, और जो घर में साफ पानी होता है, घर के आसपास जो कूलर है, गमले हैं, या जो पेड़ पौधे हैं, कहीं भी घर में पानी ठहरा हुआ छत पे, उन सब में मच्छर
पैदा होते हैं, उनका लार्वा वहाँ ग्रो करता है और वहाँ से बच्चों को और बड़ों को काटता है, और जब भी वो इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, उसके ब्लड से वो ले जाके किसी और को जब काटता है तो उसको ट्रांसमिट कर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं, बाहर जाने से ज़्यादा अवॉइड करें। इसके अतिरिक्त अगर बाहर जाना पड़ता है तो कोई मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, घर में मच्छरदानी या कोई ऑल आउट या मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करें। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो हम इसको अभी प्रिवेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वायरल फीवर हो ही गया है, तो घर में बेड रेस्ट करें, तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें और पैरासिटामोल लें हर 6 से 8 घंटे पे। खाने-पीने के ध्यान रखें, जो मैंने बताया जो डेंजर साइन अगर ऐसे कुछ आते हैं तो तुरंत अस्पताल में जाके डॉक्टर को दिखाएँ। डॉक्टर गुप्ता, मेरा अगला सवाल ये होगा, क्योंकि आपने ये बहुत साफ कह दिया कि हमें प्रिकॉशन पर ध्यान देना चाहिए और डेंजर साइन क्या है उसको पहचानना चाहिए, लेकिन बतौर पेशेंट्स कब हमें बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? क्योंकि अगर बच्चों में फीवर नॉर्मली 100 के आसपास है, मान लीजिए 100.4 है या 101 है, तो क्या हमें इतना वरीड होने की ज़रूरत है? पैरासीटामोल के अलावा टेस्ट के लिए हमें जाना चाहिए या पैरासीटामोल काफ़ी है, कालपॉल काफ़ी है, जिसकी मदद से हम बच्चे के टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं? देखिए, शुरुआती अवस्था में आप पैरासिटामोल दे सकते हैं अगर बुखार 100-101 तक है। अगर 102 से बुखार ज़्यादा जा रहा है, तो एक डेंजर साइन है आपको डॉक्टर, या आपको बच्चे को बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, या बच्चे की पसली तेज़ चल रही है, बच्चा बहुत सुस्त हो गया है, बच्चा बहुत इरिटेबल हो गया है, बच्चे के बॉडी में कहीं चकत्ते पड़ रहे हैं, या बच्चे की जो चक्कर आ रहे हैं, बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, बच्चा खा नहीं पी रहा है, तो ये ऐसे साइन सिम्पटम हैं जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ तक वेट ही नहीं करना है। ये तो डेंजर साइन है, मतलब आपने लाल रेखा को क्रॉस कर लिया है, अब उसके बाद तो सिर्फ भर्ती करना पड़ेगा। कोशिश क्या करना चाहिए, मैंने कहा 90% बच्चे जो हैं एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक जो बच्चे हैं, वो नॉर्मली ठीक हो जाते हैं, उनको समय पे सही डायग्नोसिस बन जाए या सही इलाज हो जाए। तो कोशिश करें, अगर बच्चे को बुखार है और 1 या 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, तो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएँ, जाँच करवाएँ, जाँच कन्फर्म होगी तो ओपीडी बेस पे, मतलब आउटडोर पेशेंट की तरह ही आपको ठीक किया जा सकता है। उसमें कुछ दवाइयाँ दी जाएँगी, आपको फ़ॉलो अप करना पड़ेगा, और अगर ऐसे कोई डेंजर साइन आते हैं 1-2% केसेज़ में, तो आपको दोबारा डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर दिल्ली के अस्पतालों में भी ये देखा जा रहा है कि स्वाइन फ्लू के भी मामले काफ़ी हैं। अगर कुल मिलाकर के पूरे देश की बात की जाए, डेंगू वायरस जिसमें D2 स्ट्रेन बहुत ज़्यादा वायरुलेंट माना जाता है, केरला में निपाह वायरस, उससे केरला बहुत परेशान है, कोरोना की तीसरी लहर, ये भी वायरल फीवर जिससे मौत काफ़ी ज़्यादा हुई है, दूसरी लहर में देखा गया है। तो आपको नहीं लगता पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में वायरस ने कहर मचा रखा है? वायरस ने कहर मचा रखा। इससे पहले भी आप याद रखें, गोरखपुर वगैरह में जो सुनी वहाँ पे जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस होती थी, वो भी वायरस का एक कहर था। तो वो भी अब बिकॉज़ जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस का वैक्सीन आ गया, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग गया, तो पहले से केसेज़ काफ़ी कम हो गए। तो डेफ़िनिटली वायरस ने दुनिया में कहर मचा रखा है, चाहे वो हमारा देश हो, चाहे दूसरे देशों में, कोविड हो या आपका डेंगू हो या आपका क्या नाम है बर्ड फ्लू हो, निपाह वायरस हो, या इसके अलावा जो आप कह रहे थे स्वाइन फ्लू हो, ये सारे, या इन्फ्लुएंजा हो, ये सारे वायरस हैं और हर साल आते हैं। कहीं-कहीं छोटे सर्जेस में आते हैं, छोटे-छोटे आउटब्रेक्स होते हैं, बट कभी-कभी ये जो बड़े आउटब्रेक हो जाते हैं, जिसमें एपिडेमिक और पैंडेमिक हो जाता है, जैसे कोविड में हुआ। तो हमें इसको रोकना चाहिए। उसको रोकने का तरीका यही है कि हम लोग प्रिवेंशन पे फ़ोकस करें। प्रिवेंशन में हमें पता है कौन से वायरस कैसे रुकते हैं। कुछ वायरस जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे अपना रेस्पिरेटरी हाइजीन को मेंटेन करें, कैसे हम हैंड हाइजीन को मेंटेन करें, कैसे हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रोकें, तो जिससे हमने जितनी भी ड्रॉपलेट वाली इन्फेक्शन है, चाहे वो मम्प्स हो, मीजल्स हो, रूबेला हो, या इस तरह के रेस्पिरेटरी सिंसिशियल आरएसवी वायरस होते हैं, या कोविड हो, ये सारे वायरसेस को, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो फैलते हैं, उनको आपने अगर रेस्पिरेटरी एटिकेट सही रखे हैं, हैंड हाइजीन सही रखा है, तो उससे आप बचा सकते हैं। तो खासकर आपने कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती हैं, जैसे जो मच्छरों के थ्रू फैलते हैं। तो अगर आपने वेक्टर्स पे कंट्रोल कर लिया, मच्छरों पे साफ-सफाई पे ध्यान रखा, तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें कहीं न कहीं अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। नियर नॉर्मल लाइफ़ कैसे दोबारा स्टार्ट करी जाए, कैसे चेंज किया जाए, कैसे पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे इन्फेक्शन कंट्रोल को घर पे, ऑफ़िस में कैसे ध्यान रखना चाहिए। अगर इन सब फैक्टर्स पे काम करेंगे, तो मैं डेफ़िनिटली बता रहा हूँ, ये हमारे लिए अवसर हो सकता है कि हम इन वायरस के बहाने और दूसरी बीमारियों को भी कम कर देंगे। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है, अगले, जैसा मैं देखा है पिछले 1 साल से, अब आपको हाथ मिलाते हुए लोगों से डर लगता है। हाथ कोई मिलाता नहीं गलती से, गलती से मिला भी लिया तो उसके बाद आप हाथ तुरंत सैनिटाइज़ कर लेते हो। तो ये कल्चर आ गया, इससे क्या होगा, जो दूसरी बीमारियाँ जो फीको-ओरल रूट से फैलती हैं, जैसे टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जॉन्डिस है, या कोलाइटिस है, ये सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, डिसेंट्री है, ये सब खत्म हो जाएँगी।
अगर आपने हैंड हाइजीन अच्छा कर दिया। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगला फ्यूचर जो विश्व का है, जो विश्व निर्माण की बात कर रहे हैं, उसके लिए ये अच्छा कदम होगा, अगर हम इसके प्रिवेंशन पे काम करें और प्रिवेंशन पे फोकस करें। खाली वायरल नहीं, हम बहुत सारी बैक्टीरियल बीमारियों को भी रोक सकते हैं। तो प्रिवेंशन पर फोकस करना चाहिए, और प्रिवेंशन पे फोकस करने का उपाय प्रिकॉशन ही है, क्योंकि हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर गुप्ता, एक और सवाल है मेरा, अंतिम सवाल है कि जो वायरल फीवर से ग्रसित होते हैं, क्या उन पे ज़्यादा खतरा होगा कि उन बच्चों को ज़्यादा कोविड हो सकता है? नहीं, कोई भी बीमारी जब ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं, जब आपकी इम्यूनिटी लो होती है। कोई भी वायरल फीवर या बैक्टीरियल फीवर, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी की हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इन्फेक्शन का दर नहीं चेंज होगी, इन्फेक्शन के चांसेस सेम रहेंगे, अगर आपको वायरल फीवर है या नहीं। लेकिन अगर आपको वायरल फीवर है और आपको कोविड हो गया, तो डेफिनिटली डिजीज़ की जो सीवियरिटी है, गंभीरता वो बढ़ जाएगी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएँगे और डेथ के चांसेस बढ़ जाएँगे। इट मीन्स वैक्सीनेशन वो सॉरी अगर आपको वायरल फीवर है तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अगर उस समय अगर कोविड होता है तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन या भर्ती होने के या डेथ होने के बढ़ जाएँगे। अन्यथा अगर आप नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल या स्ट्रांग है। और मैं कहूँगा प्रिवेंशन में खाली प्रिकॉशन नहीं, जैसे आपने बताया प्रिकॉशन तो एक बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरा प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन, जैसे कोविड का वैक्सीनेशन है हमारे पास। अगर हम सारे एडल्ट को वैक्सीनेट कर दें तो बच्चे अपने आप हर्ड इम्यूनिटी में आ जाएँगे और बच्चों का वैक्सीन भी अगले हफ्ते 10 दिन में लॉन्च हो जाएगा, जो जाइडस कोविड वैक्सीन है। और इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, जो 12 साल से कम है, उनका वैक्सीन भी नवंबर में तक लॉन्च हो जाएगा। तो मैं पेरेंट्स से, माता-पिता से, अभिभावकों से यही निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएँ। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन है, टाइफाइड का वैक्सीन है, आस-पास इतनी सारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, हेपेटाइटिस है, मम्प्स है, मीजल्स है, रूबेला है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, इसके अलावा चिकन पॉक्स है, स्वाइन फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, जापानीज़ एन्केफेलाइटिस है, मेनिंगोकोकल एन्केफेलाइटिस है, निमोनिया है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका आप बचाव हमारे पास ऑलरेडी है। तो कृपया करके सब लोग वैक्सीन लगवाएं। जिन बीमारियों की वैक्सीन उपलब्ध है, जिनकी उपलब्ध नहीं है, उस पे सरकार को, साइंटिस्ट पे काम करना चाहिए कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी डेवलप करनी चाहिए। और जब तक नहीं है, तब तक हम सबको उसके प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन पे जो भी हम फोकस करें, वो करना चाहिए। तो डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो आप भी इस समय बच्चों का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि मानसून के चलते डेंगू और मलेरिया से तो हमें अपने बच्चों को बचाना ही है, साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से भी अपने बच्चों को बचाना है। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं कि TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.